Hello, students. Good afternoon. My name is Love Kumar, and I have been teaching chemistry for IIT aspirants for last 10 to 12 years. My dear friends, मैं आज अपना फर्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आप लोगों को मैं ट्वेल्थ की केमिस्ट्री का सॉलिड स्टेट जो चैप्टर है उससे स्टार्ट करूँगा। मैं 11th का भी स्टार्ट करूंगा रिकॉर्डिंग। 11th और 12th का साइमल्टेनियसली चलेगा। 11th में मोल कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करूंगा और 12th में सॉलिड स्टेट से स्टार्ट करूंगा। केमिस्ट्री के लिए काफ़ी सारी बातें ऐसी कही जाती हैं कि केमिस्ट्री थोड़ी सी बोरिंग सब्जेक्ट होता है या इंटरेस्टिंग नहीं होता है, तो वो सारी बातें छूट है। यदि आपको ऐसा कभी लगा हो तो आप किसी अच्छे टीचर से उससे नहीं पढ़े। केमिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और मैं काफ़ी कंसेप्चुअली केमिस्ट्री पढ़ाने की आपको कोशिश करूंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट से। ओके, तो सॉलिड स्टेट जो है ये फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ऑल्सो। और अपना जो पैटर्न रहेगा पढ़ाने का चैप्टर्स का वो एज एनसीईआरटी फॉलो करने की कोशिश करेंगे। जैसे पहले सॉलिड स्टेट पढ़ाया, फिर सॉल्यूशन पढ़ाया, फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाया, काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, देन इनऑर्गेनिक और देन ऑर्गेनिक। यदि आप कहोगे तो मैं बीच में फिजिकल के बाद में बीच में ऑर्गेनिक भी ले लूँगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आईआईटी एडवांस में भी और मेंस में भी इससे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं और काफ़ी इजी क्वेश्चंस होते हैं, काफ़ी इजी चैप्टर होता है। बस थोड़ा सा थ्री डायमेंशनल आपको अरेंजमेंट की, थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट विजुलाइज करने की रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा और इस चैप्टर में ऐसा टफ कुछ नहीं। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज सॉलिड स्टेट। आप सभी जानते होंगे कि स्टेट ऑफ मैटर के बारे में आपने पढ़ा होगा। स्टेट ऑफ मैटर जो है तीन टाइप के आपने पढ़े होंगे। पहला है, जैसे मैं बताऊं आपको, सॉलिड स्टेट एंड अदर इज लिक्विड स्टेट एंड अदर इज गैस स्टेट। देखिए, गैसियस स्टेट जो चैप्टर है वो हम क्लास 11th की केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, इवन फिजिक्स में भी पढ़ चुके हैं। क्लास 11th में एक चैप्टर होता है स्टेट्स ऑफ मैटर, चैप्टर ही होता है। उस स्टेट्स ऑफ मैटर में हम मोस्टली गैस स्टेट की बात करते हैं और थोड़ी बहुत लिक्विड स्टेट की बात करते हैं। तो गैसियस स्टेट हम कवर कर चुके हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री में। लिक्विड स्टेट की बात करूं तो लिक्विड स्टेट का मोस्टली पार्ट या पूरा लिक्विड स्टेट पढ़ा जाता है फ्लूइड्स में, जो कि फिजिक्स का क्लास 11th का एक चैप्टर होता है। वहाँ पे सारी चीज़ें पढ़ चुकी होती। इवन केमिस्ट्री में भी थोड़ी बहुत चीज़ें दे रखी होती है इसमें। जैसे मैं आपको बताऊँ, मोस्टली तो इसमें अपन को केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पढ़ना होता है वो वेपर प्रेशर पढ़ना होता है। इसके अलावा विस्कोसिटी वगैरह, सरफेस टेंशन, ये सब फिजिक्स में पढ़ चुके होते हैं। और ये जो दोनों पोर्शन है गैसेस स्टेट और लिक्विड स्टेट, ये क्लास 11th की एनसीईआरटी स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में मेंशन है। ठीक है, इसमें वेपर प्रेशर एक टर्म आती है जिसको अपन जो 12th का नेक्स्ट चैप्टर है सॉल्यूशन, उसमें भी काफी ज्यादा यूज करेंगे, तो तब मैं वेपर प्रेशर पढ़ा दूंगा। तो ये जो पोर्शन है ये अपना कवर हो चुका है। और अब हम इस क्लास 12th में जो इस टॉपिक में पढ़ाने जा रहे हैं सॉलिड स्टेट, इसकी बात करेंगे। वैसे तो हम फिजिक्स में भी सॉलिड्स पढ़ चुके होते हैं, बट यहाँ पे सॉलिड्स की अपन डिफरेंट कैटेगरी पढ़ेंगे। यहाँ हम सॉलिड्स का अरेंजमेंट पढ़ेंगे, इनको माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाकर पढ़ेंगे। फिजिक्स में आप पढ़ते हो स्ट्रेस, स्ट्रेन, एसेट्रा एसेट्रा, तो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज होती हैं। तो सॉलिड्स की जो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं अबाउट अरेंजमेंट, वो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मैं पहले तो आपको बताऊं सॉलिड, लिक्विड और गैस में डिफरेंशिएट करते हैं अपन। चलो, जैसे आप सबने अपनी लाइफ में कभी ना कभी सॉलिड, लिक्विड, गैस को तो देखा ही है बहुत इजीली। अपने घर में बहुत सारे सॉलिड्स होते हैं। लिक्विड के फॉर्म में वाटर अवेलेबल है, गैस की फॉर्म में भी चीज़ें होती हैं काफ़ी सारी, जैसे अपनी किचन गैस हो गई, और भी गैसेज हैं, एयर है, ये भी गैस है। आप क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं तो इतना तो आपको पता ही होगा सॉलिड, लिक्विड, गैस कैसे होते हैं, क्या इनके बिहेवियर होते हैं। मैं इनको थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ। जैसे देखिए, पहला पॉइंट में लिखना स्टार्ट करूँ बच्चा, तो सॉलिड्स के बारे में। सॉलिड्स हैव फिक्स
shape and fixed volume. They have fixed shape and volume. सॉलिड्स के वॉल्यूम और शेप फिक्स्ड होते हैं, चेंज नहीं होते हैं। इन द गिवन सेट ऑफ कंडीशंस। लिक्विड्स के बारे में क्या ख्याल है? लिक्विड्स के लिए अपन कहेंगे लिक्विड्स दे हैव फिक्स वॉल्यूम बट शेप इज वेरिएबल। जैसे आपने देखा होगा कि लिक्विड्स के लिए लेट्स से मैंने यहाँ पे एक ग्लास बना रखा है और इसमें मैंने एक पानी भर रखा है। यहाँ पे लेट्स से ये मैंने 500 ml या 1 लीटर ऑफ वाटर यहाँ पे इसमें रख रखा है। यदि आप इसमें कोई दूसरा शेप का बर्तन ले लोगे, लेट्स से इस शेप का मैंने बर्तन ले लिया, अब आप इसको इसमें डाल दोगे तो उसका जो वॉल्यूम है वो तो 1 लीटर ही रहेगा, बट इसकी शेप चेंज हो जाएगी। तो लिक्विड्स की प्रॉपर्टी होती है कि इनकी जो वॉल्यूम है वो फिक्स होते हैं, बट इनकी शेप जो है वो वेरिएबल होती है। और मैं बात करूं गैसेस के बारे में, गैसेस हैव वेरिएबल वॉल्यूम एंड शेप। गैसेस के वॉल्यूम और शेप दोनों ही वेरिएबल होते हैं। शेप तो कैसे वेरिएबल हो गया आपको पता है, यदि हमने बैलून में कोई एयर भर रखी है या कोई गैस भर रखी है तो बैलून की शेप ले लेगी, यदि आपने किसी दूसरे कंटेनर में उसको डाल दी तो उसकी शेप ले लेगी। वॉल्यूम भी क्यों इसका वेरिएबल होता है हम उसके बारे में जानेंगे। देखिए नेक्स्ट में पॉइंट लिखूंगा आपके लिए, इसी बात को लेते हैं कि इसका वॉल्यूम भी वेरिएबल क्यों होता है। तो दूसरा पॉइंट में ले लेता हूं, सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल। हम सॉलिड्स को कंप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल। हम इन्हें कंप्रेस नहीं कर सकते। लेट्स से आपके घर में कोई पत्थर है, ईंट है, तो आप उसको कंप्रेस करके उसको ऐसा नहीं कि उसको दबा दे उसको, नो, ऐसा पॉसिबल नहीं, ठीक है। उसका कंप्रेशन नहीं किया जा सकता है। सेकंड में बात बताऊं लिक्विड्स के लिए, ये भी इनकम्प्रेसिबल होते हैं। बट जो गैसेस होती हैं कंप्रेसिबल होती हैं। अब आप मेरे से कहोगे सर हमने तो सॉलिड्स को भी कंप्रेस होते देखा है, लिक्विड्स को भी कंप्रेस होते देखा है। लेट्स से जैसे मान लो कोई लोहे की रॉड है, उस लोहे की रॉड को आपने रेड हॉट कर रखा है, अब इससे आप इस पर हैमरिंग कर रहे हैं तो ये कंप्रेस हो रही है। कंप्रेस होने का मतलब ये नहीं है, यदि इसका ये वाला जो पोर्शन है यदि इसकी हाइट कम होगी तो इसकी विड्थ फैल जाएगी, ये यहाँ पे ऐसा हो जाएगा। लेट्स से यदि इसकी हाइट कम हुई, इसकी हाइट यहाँ से यहाँ पर आई, तो इसका जो विड्थ है वो फैल जाएगा, मींस इसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। देखो लेट्स से आपके पास में कोई एक बॉक्स है सॉलिड का, उस बॉक्स की कुछ डायमेंशंस है ABC, कोई भी लेट्स से आप उसे हॉट करके कैसे भी किसी भी कंडीशंस में कंप्रेस करने की कोशिश करते हो, तो लेट्स से यदि इसकी हाइट कंप्रेस हो रही है तो उसकी विड्थ फैल जाएगी, मींस ओवरऑल इसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम में लॉस नहीं होगा। जबकि देखो यहाँ पे अपने क्या कहा है कि वॉल्यूम वेरिएबल होता है, गैसेस के केस में वॉल्यूम वेरिएबल होता है, उसको अपन समझ रहे हैं। तो इसको हम कंप्रेसिबिलिटी नहीं बोलेंगे। कंप्रेसिबिलिटी है कि इसमें वॉल्यूम चेंज हो जाए। लेट्स से जैसे अपन ने क्या किया, गैसेस कंटेनर लिया, ये गैस है, जैसे इंजेक्शन जो होता है ना, सिरिंज जो होती है, इसका बेस्ट एग्जांपल है। जैसे आपने देखा होगा इंजेक्शन होता है यहाँ पे, इसमें एयर भर लेते हैं अपन, ऐसा कोई कंटेनर ले लो। अब ये कंटेनर पहले यहाँ पर है, इसमें इस गैस का जो वॉल्यूम है इतना सारा वॉल्यूम भरा हुआ है। आपने गैस स्टेट में देखा होगा कि आइडियल गैस के केस में हम कंटेनर के वॉल्यूम को ही गैस का वॉल्यूम मान लेते हैं, लेकिन जब मैं इसको ऊपर प्रेशर अप्लाई करूंगा ये कंप्रेस हो जाएगा और ये इतना हो जाएगा, तो इसका जो वॉल्यूम है वो रिड्यूस हो जाएगा। देखो तो गैसेस का जो वॉल्यूम होता है वो वेरिएबल होता है, ठीक है। सॉलिड्स और लिक्विड्स इनकम्प्रेसिबल होते हैं, जबकि जो गैसेस होती हैं वो कंप्रेसिबल होती है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। मैं नेक्स्ट स्टार्ट करता हूं। इसके बाद में सॉलिड्स की जो पैकिंग होती है उसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, देखो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ये टर्म मैं इस पूरे चैप्टर में बार बार यूज करूंगा। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स किसे कहेंगे अपन, जिनसे वो सॉलिड बना हुआ है,
पार्टिकल्स जिनसे वो सॉलिड बना हुआ है उन्हें हम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बोलेंगे। वो एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो जो सॉलिड्स होते हैं वो सॉलिड्स में जो अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं वो स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं, इतने स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑलमोस्ट एक दूसरे को टच करते हैं। तो देखो सॉलिड्स के केस में क्या होगा, थर्ड पॉइंट में लिखूं कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स are touching to each other due to strongest force acting between them। सॉलिड्स के बीच में स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है। जस्ट वन मिनट को चेक कर लेता हूँ कि ये साफ आ रहा नहीं हो रहा है, ये जो लेटर्स है विजिबल है क्या। ओके, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स टचिंग टू ईच अदर ड्यू टू स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। सॉलिड्स के लिए सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है, मींस जैसे ऐसा कुछ होता है, ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है लेट्स से, तो दूसरा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इसके टच में होगा, ऐसे तीसरा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इसके टच में होगा, चौथा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इसके टच में होगा। दे ऑलमोस्ट टचिंग टू ईच अदर। ये टच कर रहे होते हैं, टच करने की वजह से कि इनके बीच में जो डिस्टेंस होती है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जिसे अपन कहेंगे, इसके सेंटर से इसके सेंटर के बीच जो डिस्टेंस होगी मिनिमम होती है। लेट्स से इसको मैं D1 कह देता हूँ फिलहाल, तो ये मिनिमम होगी, ठीक है। ये जस्ट टच कर रहे होते हैं सॉलिड्स के केस में। लिक्विड के केस में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स थोड़े से डिस्टेंस पर होते हैं। लेट्स से जैसे आपने देखा होगा ये H2O वाटर का मैं कंसीडर करूं तो ये H2O का एक मॉलिक्यूल है और ये H2O का एक दूसरा मॉलिक्यूल है। ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे से H बॉन्डिंग के चलते जुड़े रहते हैं, H बॉन्डिंग के चलते, ठीक है। ऐसे तीसरा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा, ये भी H2 होगा, ये भी H बॉन्डिंग के चलते जुड़े रहेंगे। तो यहां पर ये जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, इसको यदि मैं D2 कहूं, यहां देखो D1 था इस केस में, ये D2 है, तो ये D2 ज्यादा होगी D1 से, और डिस्टेंस बढ़ गई तो आपको पता है ना अट्रैक्टिव फोर्स क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। दे हैव वीकर अट्रैक्टिव फोर्सेस, वीकर अट्रैक्टिव फोर्सेस एज कंपेयर टू सॉलिड्स। तो देखो इनमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स थोड़े दूर रहेंगे। और मैं बात करूं यदि गैसेस की, तो गैसेस में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहेंगे, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीकेस्ट रहेंगे, इस तरह से। तो अब देखो, अब ये इनकम्प्रेसिबल क्यों होते हैं? एक्चुअली ये तो ऑलमोस्ट टच कर रहे होते हैं एक दूसरे को। ये इनकम्प्रेसिबल क्यों होते हैं? बिकॉज इनके बीच में, अब जैसे आप इसको कंप्रेस करने की कोशिश करोगे, इसको लिक्विड को कंप्रेस करने की कोशिश करोगे, तो एक पोर्शन भी कंप्रेस होगा तो दूसरा पोर्शन ऐसे हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कि एक आपने नली ले लो, ये कोई भी पॉलिथीन या कोई भी ले लो जिसमें आप पानी को रख सको, आप उसके ऊपर प्रेशर लगाओ तो वो फट जाएगा। बट इनके बीच में एक्चुअली गैप जो होता है, डिस्टेंस काफी ज्यादा होती है। तो ज्यादा डिस्टेंस होती है कि यदि आप इसको कंप्रेस करोगे तो ये पास आ सकते हैं, तो दे आर कंप्रेसिबल। ओके, जो अट्रैक्शन फोर्स की मैं बात कर रहा हूँ, सॉलिड्स के बीच में वो बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। लिक्विड्स के केस में थोड़ा सा वीक होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड्स, और गैसेस के केसेस में वो वीकेस्ट फोर्स होता है। कैसा फोर्स होता है बेटा? वीकेस्ट फोर्स होता है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो यहाँ वीकेस्ट फोर्स। वीकेस्ट फोर्स में आपने पढ़ा होगा केमिकल बॉन्डिंग में, लंडन डिस्पर्सन फोर्सेज आ गए आपके, वान डेर वाल फोर्सेज आ गए, एटसेट्रा। एच बॉन्डिंग जो है ये भी वान डेर वाल फोर्स का ये एक एग्जांपल है, बट ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वान डेर वाल फोर्स होता है जो एच बॉन्डिंग होता है। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि H2O तो H2O लिक्विड होता है जबकि H2S गैस होती है। रीजन कि H2O में H बॉन्डिंग होती है, पढ़ा होगा आपने क्लास 11th में। H2 में क्या होती है? H बॉन्डिंग ऐसे। मैं H बॉन्डिंग पे नहीं जाना चाह रहा फिलहाल, इतना आपको पता होगा। H2S में H बॉन्डिंग नहीं होती है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, उसमें आप देख लीजिएगा। तो देखो, ड्यू टू H बॉन्डिंग ये लिक्विड है, मींस यदि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन की वजह से वो पास हैं, तो वो लिक्विड हो सकते हैं और सॉलिड्स हो सकते हैं। सॉलिड्स के केस में इतने पास होते हैं जस्ट टच कर रहे होते हैं, लिक्विड के केस में थोड़ा सा दूर होते हैं, हल्का सा दूर। समझ रहे हो ना आप बात को? तो ये इसके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्सेज है वो
वीकर है एज कंपेयर टू सॉलिड बट वेरी स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू गैस। इज दैट क्लियर? मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूं, आप देखिएगा। सॉलिड्स के केस में अपन आगे बात करते हैं। अब देखो, कोई भी सब्सटेंस की स्टेट सॉलिड होगी, लिक्विड होगी या गैस होगी, वो डिपेंड करेगा उसकी थर्मल एनर्जी एंड अट्रैक्टिव फोर्स के ऊपर। देखो, जैसे मैं बताता हूं सॉलिड्स के केस में, सॉलिड्स के केस में होता है कि थर्मल एनर्जी जो होगी इज ग्रेटर देन, सॉरी, इज लेसर देन अट्रैक्टिव फोर्स। अब मैं आपको उसको ऐसे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। लेट्स से आप कुछ किसी ऐसे प्लेनेट पे चले गए जहां पे सब चीज मतलब अलग अलग जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो काफी दूर दूर, लाइक एज गैस फेज में। लेट्स से ये दिख रहा होगा आपको जो पॉइंट्स में बना रहा हूँ, ऐसे कुछ भी रैंडम बनाता हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ है। अब आप यहां से इस सैंपल को अर्थ पे ले आए, अपने रूम टेम्परेचर पे लाकर रख दिया। अब देखो, इसमें दो चीजें हैं कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं ये, इनके पास में, जैसे मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, इसके पास में ये कंस्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स में बना रहा हूं, इनके पास में दो प्रॉपर्टी है बेटा। और दो प्रॉपर्टी कौन कौन सी है? एक तो चूंकि गैसेस थे तो इनमें, इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी कह सकते हो आप, और आप इसे थर्मल एनर्जी भी कह सकते हो फिलहाल, बिकॉज ये चूंकि गैस फेज में, ये फॉर गैस, ठीक है। तो ये काइनेटिक एनर्जी कहो या थर्मल एनर्जी कहो, ये तो क्या करेगी, इन दोनों को दूर भेजना चाहेगी। जैसे लेट्स से ये एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, दूसरा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, इसकी मोशन इधर है, इसकी मोशन कहीं भी रैंडमली मान सकते हो आप। देखो, इधर मान सकते हो, इधर मान सकते हो, इधर मान सकते हो, इधर मान सकते हो, मींस ये कभी ना कभी एक दूसरे से दूर भी जा रहे होंगे। तो जो थर्मल एनर्जी वाला जो कंसेप्ट है, जो पॉइंट है, ये क्या करता है कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उनके बीच में डिस्टेंस को बढ़ाता है, मतलब दूर जाने की भी कोशिश करते हैं। और दूसरा जो पार्ट है इसमें वो है अट्रैक्शन फोर्स। जैसे मान लो दो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर रहे हो। अब देखो, ये जो वाला पोर्शन है थर्मल एनर्जी वाला पोर्शन, ये तो इसको दूर कर रहा है दूसरे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से। देखो, ये इधर भाग रहा है, ये इधर भाग रहा है, इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ा रहा है, और जैसे डिस्टेंस ज्यादा है तो गैस है। और जो दूसरा फोर्स है इसको अपन कहेंगे अट्रैक्शन फोर्स, ये इसको पास लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। अब लेट्स से जैसे आप अपने रूम में उस सैंपल को लेके आए, और क्या हुआ कि अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा हुआ इसकी थर्मल एनर्जी से, मींस ये वाला जो फोर्स है, इसको अट्रैक्ट करने वाला फोर्स है, ये ज्यादा रहेगा उनकी थर्मल एनर्जी से, तो क्या होंगे, पास आएंगे ओवरऑल। और जब पास आएंगे तो क्या होगा बेटा, ये सॉलिडिफाई हो जाएंगे, इस टाइप से बिल्कुल टच हो जाएंगे, पास आ जाएंगे और ये सॉलिडिफाई हो जाएंगे। तो इन द केस ऑफ सॉलिड्स जो थर्मल एनर्जी है वो लेसर होती है किससे, अट्रैक्टिव फोर्स से। अब मैं बात करूं जस्ट इसका अपोजिट केस में हो जाएगा बेटा गैस में, कि जो थर्मल एनर्जी बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अट्रैक्टिव फोर्स, तो अट्रैक्शन तो लगता है कम और वो दूर जाने की कोशिश ज्यादा करते हैं, तो वो पास नहीं रह पाते, दैट्स व्हाई दे एग्जिस्ट इन द गैसेस स्टेट। तो मैं इसको यहां पे लिख सकता हूं कि गैस के केस में थर्मल एनर्जी और इसको काइनेटिक एनर्जी भी कह सकते हो आप, गैस के केस में पर्टिकुलरली ये काफी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अट्रैक्टिव फोर्सेस। और इन द केस ऑफ लिक्विड्स, लिक्विड्स में भी अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होते हैं बट स्लाइटली ज्यादा होते हैं। अट्रैक्टिव फोर्स स्लाइटली ग्रेटर देन टू थर्मल एनर्जी। अब देखो, मैं स्लाइटली क्यों बोल रहा हूं बेटा, इसका भी एक रीजन है। आपने वेपर प्रेशर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ाया तो कोई दिक्कत नहीं। आपको पता होगा कि जैसे ग्लास है, इस ग्लास में आपने वाटर रख रखा है, पानी कोई भी लिक्विड रख सकते हो आप, और इसको आपने किसी ऐसी सरफेस से ढक दिया, तो कुछ देर बाद आप देखोगे यहाँ से, जैसे लेट्स सी ये H2O था, तो यहाँ पर कुछ वाटर ड्रॉप्स इसके ऊपर जमा हो जाती है। दिस इज ड्यू टू वेपोराइजेशन एंड कंडेंसेशन प्रोसेस के चलते ये यहाँ से आ गया। मीन्स ये देखो H2 यहाँ से यहाँ जा रहा है, मीन्स इसके अंदर कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी रही होगी। इसलिए पता है लिक्विड्स और गैसेस को दोनों को मिलाकर एक नाम देते हैं, इसका नाम है फ्लूइड्स। क्या नाम है, फ्लूइड्स।
तो देखो इनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस थर्मल एनर्जी स्लाइटली ज्यादा होते हैं ताकि वो एक दूसरे को पास रखें, लेकिन अपन जैसे टेम्परेचर राइज करेंगे तो ओवरऑल ये क्या हो जाएगा, फिर गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। किसी भी लिक्विड को आप गैस में या उसकी वेपर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। अब बात जब आई इस थर्मल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की, तो मैं आपको एक बात और बता दूं, ये आपने क्लास 11th की थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ लिया होगा कि जो सॉलिड्स होते हैं इनमें केवल वाइब्रेशनल एनर्जी प्रेजेंट होती है, ओनली वाइब्रेशनल एनर्जी इज प्रेजेंट। वाइब्रेशनल मोशन कह सकते हो आप, वाइब्रेशनल मोशन, क्योंकि जब भी मोशन होगी तो कहीं ना कहीं से तो एनर्जी आएगी उसमें, वाइब्रेशन मोशन और एनर्जी कह सकते हो, इज प्रेजेंट। और गैस में तीनों होती है बेटा, ऑल ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन एंड वाइब्रेशनल मोशन। यहां पर भी सेम ही तीनों की तीनों होंगी, ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन एंड वाइब्रेशनल मोशन। अब देखो मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूं। लेट्स से सॉलिड्स के अंदर वाइब्रेशनल मोशन है, वाइब्रेशनल मोशन लाइक दैट कि लेट्स से एक ऐसे है और ये दो पार्टिकल है, स्प्रिंग से कनेक्टेड है, इनके बीच में जो ऑसिलेशंस होंगे, वाइब्रेशंस होंगे, वो इस पर्टिकुलर एक्सिस पर होंगे। ये कभी दूर जा रहे होंगे और कभी पास आ रहे होंगे, मींस अपनी मीन पोजीशन से कभी दूर कभी पास, मीन कभी दूर कभी पास, जैसे आपने क्लास 11th में एसएचएम चैप्टर पढ़ा होगा, ऐसे सेम ऐसे। अब चूंकि सॉलिड्स के अंदर कोई रोटेशनल मोशन नहीं होती है, देखो इसको बहुत ही इजी प्रूवमेंट है। आज ही बोर्ड आपके सामने ऐसा लगा हुआ है, लेट से, या आपके घर में टीवी लगी हुई है, टीवी की एक पर्टिकुलर वो है जगह है, यदि इसके अंदर रोटेशनल मोशन होती तो टीवी अभी तो ऐसे लगी हुई है, फिर वो कुछ देर बाद या कुछ दिन बाद ऐसे हो जाती, मींस ये बोर्ड जो है ऐसे खड़ा हो जाता, ऐसे हो जाता। क्या ऐसा होता है? नहीं होता है, मींस सॉलिड में ट्रांसलेशन रोटेशनल मोशन नहीं है। क्या ऐसा हुआ है कभी कि अपना पड़ोसी कोई बहुत बड़ी टीवी लेके आया है 2-3 लाख रुपए की, और यदि लेट से सॉलिड्स के अंदर ट्रांसलेशनल मोशन होती है तो क्या होता, आज पड़ोसी ने अपने घर में टीवी लगाई है, 2 दिन बाद वो अपने घर में आ जाएगी। क्यों? ट्रांसलेशन है ना, ट्रांसलेट मतलब एक जगह दूसरी जगह जा सकते हैं। क्या सॉलिड्स अपने आप एक जगह दूसरी जगह जा सकते हैं? क्या नहीं जा सकते। तो सॉलिड्स के अंदर ना ही ट्रांसलेशनल मोशन होती है, ना ही रोटेशनल मोशन होती है, जबकि गैसेस के अंदर ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल तीनों टाइप की मोशंस होती हैं। और ये जो पोर्शन है ये आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ लिया होगा। इज दैट क्लियर? ये सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस के बीच में कुछ पॉइंट्स थे, कुछ बाइफर्केशंस थे जो मैंने आपको बताए। अब मैं आगे इस चैप्टर को लेके चलता हूँ। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। तो देखिए अब मैं सॉलिड्स की क्लासिफिकेशन को ऊपर चलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स में अपन पढ़ते हैं। जस्ट 1 मिनट में पानी पी लूं। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स के बारे में बात करें, इसमें अपन पहला क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। सीपी मींस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। देखो इस बेसिस पर कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कैसे अरेंज हो रहे हैं, नहीं हो रहे, इस बेसिस पर सॉलिड दो टाइप के होते हैं बेटा। जैसे पहला है क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरा है अमॉर्फस सॉलिड। अमॉर्फस सॉलिड और वी कैन से नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड।
और मैं सुपर कोल्ड लिक्विड भी कह सकते हैं, सुपर कोल्ड लिक्विड्स। बेटा हम सॉलिड स्टेट जो पढ़ रहे हैं ना, ये कंप्लीट सॉलिड स्टेट हमें नहीं पढ़ना है, इसका बहुत ही छोटा सा पोर्शन क्लास 12 में पढ़ना है। एक्चुअली मटेरियल साइंस एक अलग ही साइंस होती है, उसमें मतलब 4-4 साल लग जाते हैं स्टूडेंट्स को उसको कंप्लीट करने में। हम तो कोई छोटा सा पार्ट पढ़ रहे हैं। हमारा जो सिलेबस है इसमें मेनली फोकस होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड पर। अमorphous सॉलिड हमारे सिलेबस में नहीं है, बट इनके बारे में उनको डिफरेंसेस बताने के दोनों में क्या है। और क्रिस्टलाइन सॉलिड में भी पूरा नहीं पढ़ना है, इसका एक छोटा सा पोर्शन पढ़ना है। मतलब सॉलिड्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया, क्रिस्टलाइन एंड अमorphous। हमें केवल क्रिस्टलाइन पढ़ना है। क्रिस्टलाइन में भी बहुत ही छोटा सा एक पोर्शन है। एक्चुअली में 2 ही टाइप के पढ़ने हैं, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम और हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम। इसके अलावा और जो रिमेनिंग है वो नहीं पढ़ने होते हैं अपन को। तो पहले तो मैं इसमें बता दूं कि ये है क्या, क्रिस्टलाइन और अमorphous किसे कहेंगे। देखो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है एक फिक्स लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट को शो करते हैं। मीन्स कोई सॉलिड है, किसी पर्टिकुलर अरेंजमेंट को लॉन्ग रेंज तक फॉलो कर रहा है। जैसे लेट से मैंने इस तरह से बिठाना है, एक लड़का फिर लड़की फिर लड़का फिर लड़की फिर लड़का फिर लड़की, और लेट से ये 50 किलोमीटर तक 100 किलोमीटर तक यही पैटर्न चला रहा है फिक्स। मतलब लड़की और लड़की के बीच जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है। फर्स्ट और सेकंड जो बॉयज गर्ल्स है उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो सेकंड थर्ड के बिल्कुल इक्वल है, ऐसे थर्ड फोर्थ में बिल्कुल इक्वल है। मीन्स एक फिक्स पैटर्न है उनका अरेंजमेंट का, ऐसे दूर तक बिठाते गए अपन। तो दिस इज ए फिक्स्ड पैटर्न, लॉन्ग रेंज पैटर्न कहेंगे। ऐसा अपन देखते हैं ना स्कूल्स में अपन जाते हैं तो अपना असेंबली होती है, तो पर्टिकुलर लाइंस होती हैं। उस लाइंस में क्या होती है, बच्चे ऐसे भी खड़े होते हैं, मतलब ऐसे भी एक के पीछे एक होते हैं, और ऐसे भी बिल्कुल एक लाइन में होते हैं, एक रो में होते हैं बिल्कुल। तो एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट हो गया। अप टू लॉन्ग रेंज तक ऐसा कैसे चलता है? क्या ऐसा देखा आपने कि स्कूल में प्रेयर में असेंबली में कि आगे वाले कुछ बच्चे एक फिक्स ऑर्डर में होते हैं, पीछे बिल्कुल डिसऑर्डर हो जाते हैं? ऐसा नहीं। यदि ऐसा है तो वहां की पीटीआई की गलती है, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होंगे वो लॉन्ग रेंज तक एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करेंगे, जो कि अमorphous सॉलिड्स में वो रैंडम होंगे। रैंडम इन द सेंस, जैसे मान लो किसी नेताजी की रैली है, मोदी जी आ रहे हैं, योगी जी आ रहे हैं, कोई भी आपको कोई फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस आ रहा है, कोई सेलिब्रिटी आ रहा है, उससे मिलने के लिए भीड़ जमा हो जाती है। रैंडम अरेंजमेंट है, कोई फिक्स नहीं है वहां पे, तो वो अमorphous सॉलिड है। तो बस ये ही एक बेसिक डिफरेंस है। इसके बाद में इसके भी यहाँ पर 2-3 पॉइंट और लिखेंगे, फिर हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो पहले मैं लिख देता हूं इसको कि इन क्रिस्टलाइन सॉलिड, पहला पॉइंट, दे आर लॉन्ग रेंज सॉलिड, they are long range solid, they are long range solid because constituent particles Cp are followed a particular pattern, up to long range. अप टू लॉन्ग रेंज। और इसमें पहला पॉइंट क्या होगा, दे डू नॉट फॉलो या डोंट फॉलो ए पर्टिकुलर अरेंजमेंट अप टू लॉन्ग रेंज, बट they can follow up to small range। वो छोटी रेंज तक फॉलो हो सकते हैं। जैसे मान लो कोई रैंडमली ये अरेंजमेंट है, रैंडमली कोई कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऐसे पड़े हुए, भीड़ जमा हो रखी है ऐसे ऐसे। अब ऐसा हो सकता है कोइंसिडेंटली इस पूरी भीड़ में ये 3 बंदे लगातार एक लाइन में आ जाएंगे, 4 बंदे लगातार एक लाइन में आ जाएंगे। 4 एक लाइन में आ गए तो अपन ये नहीं कर सकते कि पूरा ऑर्डर्ड फॉर्म में होता है ना। भीड़ में भी जैसे मान लो कोई बहुत ज्यादा आप आईपीएल देखने गए हो कभी, काफी सारे लोग इकट्ठे हैं, तो ऐसे होता होगा कि अगर वो एक रो में आ जाते होंगे, कुछ पोर्शंस पर्टिकुलर अरेंजमेंट में आ जाते होंगे, तो ऐसे नहीं कह सकते कि वो क्रिस्टलाइन होगा। जो अमorphous सॉलिड होते हैं वो भी स्मॉल रेंज में कोई पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो कर सकते हैं, बट ओवरऑल उनका जो अरेंजमेंट होता है वो रैंडम होता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट समझ आ गया होगा कि ये लॉन्ग रेंज सॉलिड्स हैं और ये
शॉर्ट रेंज, स्मॉल रेंज कह सकते हो या शॉर्ट रेंज सॉलिड कह सकते हो। ओके, दूसरा पॉइंट अपन ये कहेंगे, दे हैव रेगुलर कट and can produce sharp एज। ये तो क्लास 8, 9, 10 में पढ़ाया जाता है। जैसे आप गोल्ड ले लो, सिल्वर ले लो, आयरन ले लो, उनको ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड आप उसको किसी फनर की हेल्प से काटते हो लेट से, तो वो कट जाते हैं और एक शार्प एज देते हैं। रेगुलर कट है, जहां से काटना चाह रहे हैं वहीं से कटेंगे। लेट्स से कि मैं ये एक लोहे का टुकड़ा है और मैं से यहाँ से कट करना चाह रहा हूँ, तो ये यहीं से टूटेगा, यहीं से, दूसरी जगह से नहीं जाएगा, यहीं से कट होगा। जबकि ये जो होते हैं दे आर ब्रिटल, और ब्रिटल समझते हो ना? ब्रिटल जैसे लेट से ये एक शीशा है, मिरर है, गिलास है, आपने इसमें यहाँ पे शूट किया है, पत्थर मार दिया, तो केवल यहीं नहीं टूटेगा, ये सब जगह से टूट जाएगा। ब्रिटल होते हैं, मतलब इनमें कोई रेगुलर कट नहीं होती है, दे डोंट हैव रेगुलर कट। ये हमें शार्प एज भी नहीं दे सकते। ब्रिटल और उसमें डिफरेंस समझ आ गया होगा, इनको अपन एक पर्टिकुलर जगह से नहीं कट कर सकते, ठीक है। लेट्स से जैसे आपने किसी मेटल सरफेस पे शूट किया, गन से शूट किया, तो पर्टिकुलर जगह पे जाके गड्ढा होगा। यहाँ पर इसमें ग्लास में या किसी और चीज में आपने ब्रिटल चीज में शूट कर दी तो पूरी टूट जाएगी वहां से। It is the difference. And next, the very important one, they have sharp melting point. मैं पहले इन दो को रफ कर देता हूँ बिकॉज जगह नहीं है इतना, तो इन दो को रफ कर देता हूँ, आप पॉज करके इसे नोट कर सकते हो। They have sharp melting point. शार्प मेल्टिंग पॉइंट का क्या मतलब है समझो। जब लेट से आयरन ले लिया अपन एग्जांपल की फॉर्म में, आयरन Fe, और इसका मेल्टिंग पॉइंट देखो, मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं है, मान रहा हूँ लगभग 1500 डिग्री सेंटीग्रेड मान रहा हूँ, ये इसका मेल्टिंग पॉइंट है। तो लेट से ये आयरन का एक पीस है, इस पीस को आप गर्म कर रहे हो, यहाँ पर कोई आपने बर्नर लगाया हुआ है, और इसका टेम्परेचर जो है वो 1499.9 डिग्री हो गया, इतना। बट देखो जस्ट स्लाइट कम है, इससे थोड़ा सा कम है, बट फिर भी इस टेम्परेचर पर भी Fe जो होगा, ये Fe है, ये सॉलिड में ही एग्जिस्ट करेगा। जब तक इसका टेम्परेचर एग्जैक्ट, ये T1 है, ये T2 है, ये T2 है, तो ये 1500 से ज्यादा हो जाए या इसके बराबर हो जाए, जस्ट 1500 में, तो ये Fe मेल्ट करना स्टार्ट होगा, मींस Fe सॉलिड से Fe लिक्विड में आना स्टार्ट होगा। मींस देखो 1500 डिग्री सेंटीग्रेड यदि मेल्टिंग पॉइंट है, तो 1499.9 डिग्री पर भी वो सॉलिड ही रहेगा। इट मीन्स दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इतना है तो एटलीस्ट इतना ही चाहिए, मीन्स बिल्कुल इक्वल हो जाएगा तो ये मेल्ट होना स्टार्ट होगा। जब इतना हो जाएगा तो उसमें इक्विलिब्रियम हो जाएगा। आपको पता है इक्विलिब्रियम चैप्टर क्लास 11th में पढ़ा होगा, मेल्टिंग पॉइंट पर सॉलिड और लिक्विड के बीच में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पर होगा। तो आप समझे शार्प मेल्टिंग पॉइंट मतलब क्या है, जबकि यहाँ पर क्या है, दे हैव रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट्स। आपने देखा होगा कि लेट्स से कि कोई प्लास्टिक की पॉलिथीन या प्लास्टिक का कोई भी सामान, चेयर, कुर्सी, टेबल का कोई पार्ट है, उसको आप आग के पास लेके जाओ, एनर्जी दो उसको, तो जगह जगह से पिघलना स्टार्ट कर देगा। पूरा नहीं पिघलेगा, जगह जगह से पिघलना स्टार्ट कर देगा। वो 100 डिग्री पर भी पिघलना स्टार्ट कर देगा, तो कोई आप 200 देंगे तो वहाँ भी पिघल जाएगा, 300 देंगे वहाँ भी पिघल जाएगा। ऐसे तो रेंज ऑफ टेम्परेचर्स रखते हैं। इसके लिए कुछ बुक्स है ना, एक ऐसा ग्राफ भी देती हैं, आप चाहो तो उसे मेंशन कर सकते हो, अदरवाइज ऐसी कोई खास जरूरत तो है नहीं। ये ऐसे इस टाइप से, इधर थर्मल एनर्जी होती है, इधर टेम्परेचर होता है, और यहाँ पे जैसे ये पॉइंट्स में ले देता हूँ, दिस इज A, B, C, D और E। ए को मैं इंक्लूड करूं और बी को मैं एक्सक्लूड करूं तो यहां तक तो सॉलिड है, मतलब वो जो सॉरी टेम्परेचर लिख देता हूं मैं,
इस पर्टिकुलर टेम्परेचर जब बी पर नहीं पहुंचा है तो यहां तक तो सॉलिड है, जैसे बी आ गया और सी तक जो है ये लिक्विड है, ओनली लिक्विड। ये जो पॉइंट, ये जो टेम्परेचर होगा इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा, यहां पर मेल्ट करना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन देखो बी को मैंने एक्सक्लूड किया है, मींस इससे कम टेम्परेचर पर ये सॉलिड ही रहेगा। मींस देखो शार्प आया है, पहले यहां से बिल्कुल टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो, लेकिन जो लिक्विड बना है वो शार्पली ऐसा है, एक शार्प कॉर्नर आया है। जो यदि इसमें आप ऐसे ग्राफ खींचोगे तो लेट से ही कुछ ऐसा दिखाई देगा, इस टाइप से, ऐसा कुछ शार्प और उसमें आएगा नहीं। मतलब यहाँ पे देखो मेल्टिंग पॉइंट से वो है, वो शार्प होते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन में एक चीज और लिख लेते हैं अपन, वो है एक प्रॉपर्टी है एनाइसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक। तो मैं बात करूं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में लिखूंगा दे आर एनाइसोट्रोपिक एंड दे आर आइसोट्रोपिक। एनाइसोट्रोपिक क्या होंगे? एनाइसोट्रोपिक different properties in different directions. Examples है जैसे उनके stress, strain, refractive index, इवन आप रेजिस्टेंस भी ले सकते हो। जैसे लेट्स से मैं क्यूब बनाता हूं, कई लोगों के इलेक्ट्रोस्टेट में रेजिस्टेंस पढ़ लिया होगा या चल रहा होगा, तो यदि ऐसा है, जिन बच्चों ने पढ़ लिया तो देखेंगे कि इस टर्मिनल ए और मान लो ये दो टर्मिनल है, इनके बीच में आपको रेजिस्टेंस निकालना है, नेट रेजिस्टेंस निकालना है। सबको आर 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 ऐसे रेजिस्टेंस दे दो, आर आर स्मॉल आर आर कर दो, तो यहाँ पर अलग आएगा, और यहाँ इसके उसके बीच में निकालना है तो अलग आएगा। नेट रेजिस्टेंस कह दो, चाहे पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं अपन, जैसे रेजिस्टेंस लगा देते हैं, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल निकाल लो, इन दोनों के बीच में निकाल लो, व्हाटएवर, मुझे पता भी नहीं फिजिक्स में एग्जैक्ट टर्म वो क्या होती है, बट ये अलग अलग आता है। ऐसे ही स्ट्रेस स्ट्रेन के लिए पढ़ा हुआ अपने अलग अलग डायरेक्शंस पे क्या होती है, अलग अलग होती है, ठीक है। तो ये एनाइसोट्रोपिक होते हैं। और इनमें क्या होता है, आइसोट्रोपिक में आइसोट्रोपिक all properties are same in all directions. Property यहाँ पे थोड़ा सा गलत कर दिया, properties are different in different directions. Properties are different in different directions. Is that clear? अब बात करते हैं ऐसा क्यों होता है, तो वो भी देख लो भैया। एक्चुअली एनाइसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक को समझने के लिए मैं कुछ एक अरेंजमेंट लिखता हूँ, उससे वो बहुत ही क्लियर हो जाएगा। बहुत बड़ी ऐसी बात नहीं है, बस समझना है कि आप याद रखना कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनकी डायरेक्शन डिफरेंट होने पर उनमें क्या होता है, वो प्रॉपर्टीज की वैल्यू चेंज हो जाती है, ठीक है। ऐसा क्यों है, देखो जैसे लेट से एक ये मैंने किया, ये पर्टिकुलर अरेंजमेंट लिख दिया मैंने कंस्ट्रेंट पार्टिकल्स का, इनके बीच में ये सारी डिस्टेंसेस सेम है ऐसे, और मैंने ये रेड पेन से भी बना दिया। यहाँ पर देखो मतलब फिक्स डिस्टेंस पर ही मैं इनको सेपरेटली कर रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे और ऐसे एक लाइन में रहें। देखो ऐसे भी एक लाइन में लिखा है इसको, तो एक फिक्स एक पैटर्न हो गया, ठीक है ना। इसको आप लेयर ए कह सकते हो, इसको आप लेयर बी कह सकते हो। अब देखो कोई दो डिफरेंट डायरेक्शंस आप सेलेक्ट कर लो, जैसे लेट से मैंने एक डायरेक्शन ये सेलेक्ट कर ली, इधर x to y अपन गए, और एक डायरेक्शन मैंने ये सेलेक्ट कर ली लेट से ये वाली,
तो इन डायरेक्शन से देखो आप, यहाँ इस ब्लैक कंस्टेंट पार्टिकल्स के सामने देखो, ब्लैक के सामने रेड आया है, जस्ट ब्लैक के सामने रेड, ये ब्लैक के सामने रेड, रेड के सामने ब्लैक, ये मतलब डिफरेंट कलर्स जस्ट अपोजिट, जस्ट एक दूसरे के सामने, ब्लैक के सामने रेड, रेड के सामने ब्लैक, ब्लैक के सामने रेड, रेड के सामने ब्लैक। तो देखो इस डायरेक्शन में ये प्रॉपर्टी आई है, इस डायरेक्शन देखिए तो देखो यहाँ पर सेम कलर्स एक दूसरे के आमने सामने, देखो रेड के सामने रेड आया पर्टिकुलर, ब्लैक के सामने ब्लैक आया, यहाँ ब्लैक के सामने ब्लैक आया, रेड के सामने रेड आया, देखो सेम कलर्स हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो देखो डिफरेंट कलर्स एक दूसरे के सामने है, मींस डायरेक्शन डिफरेंट है तो उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होगी, डिफरेंट होगी, क्योंकि इनका अरेंजमेंट फिक्स है। अब यदि रैंडम अरेंजमेंट हो, जैसे मान लो मैं कुछ ऐसे ही कंस्टेंट पार्टिकल्स बना दूं, ये ऐसे ही, ये कंस्टेंट पार्टिकल्स मैं बना चुका हूँ, काफी सारे कंस्टेंट पार्टिकल्स, अब इसमें क्या कहोगे आप, किधर भी जाओ, मान लो भीड़ है, अब भीड़ का कोई पर्टिकुलर अरेंजमेंट तो है नहीं, एक पूरा मतलब जैसे थिएटर के बाहर है या कोई सेलिब्रिटी है, उससे मिलने के लिए भीड़ पहुंची है, तो आप उसमें कोई भी डायरेक्शन लगाओ तो लगभग सब में एक जैसे अरेंजमेंट मिलेगा, सब में गौश पहुंच रहते हैं सभी डायरेक्शंस में। तो यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टी, कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ये सेम रहती है, ये क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। तो ये है एनाइसोट्रॉपिक, ये है आइसोट्रॉपिक। ये जो क्लासिफिकेशन था सॉलिड्स का, क्रिस्टलाइन और अमorphous, ये था ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कंस्टेंट पार्टिकल। अच्छा इसमें एक बात और बताना है, सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों कहते हैं इनको अपन, चलो वो मैं आगे बता दूंगा, कोई ऐसी बात नहीं, जैसे ग्लास जो होता है वो सुपर कूल्ड लिक्विड होता है, ठीक है, मतलब उसकी जो अमorphous सॉलिड होते हैं ना, वो लिक्विड के जैसे बिहेव करते हैं, इनमें मोशन होती है, ये फ्लो करते हैं लेकिन बहुत ही स्लो स्पीड से, मतलब ईयर्स लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं इसमें। ऐसे मान लो कोई विंडो है, उस विंडो पे कांच लगा हुआ है, तो जो कांच लगा होगा ना बेटा, जो उसका नीचे वाला पार्ट होगा वो थोड़ा मोटा होगा, ऊपर वाला पार्ट थोड़ा पतला हो जाएगा, बिकॉज इसका फ्लो होता रहता है नीचे की तरफ, मतलब बाय एंड बाय ग्रेजुअली ये फ्लो करते हैं, और काफी लॉन्ग टाइम बाद यहाँ पर थिकनेस बढ़ जाती है, ऊपर कम हो जाती है, इसलिए इनको सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। तो ये मैंने क्लासिफिकेशन बताया ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कंस्टेंट पार्टिकल, क्रिस्टलाइन एंड अमorphous। अब हमारा जो सिलेबस है, जो हमें पढ़ना है वो है क्रिस्टलाइन का, तो मैं स्टार्ट करता हूं आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड को भी अपन पहले क्लासिफाई कर लेते हैं, थोड़ी सी थ्योरी और बची थ्योरेटिकल पार्ट इसका, देन आफ्टर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर हो जाएगा। थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन और है बस, इसमें मेरे को क्रिस्टलाइन सॉलिड के 4 पार्ट्स बताने हैं कि कितने टाइप के होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो जैसे मेटलिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड, को नेटवर्क सॉलिड, और फोर्थ है मॉलिक्यूलर सॉलिड। इसके बाद में जो आईआईटी जिस चीज़ पे फोकस करती है, वहाँ से जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं उन चीज़ों को अपन स्टार्ट करेंगे, और वो बहुत ही प्यारी हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, माइंड ब्लोइंग है, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, स्टार्ट किया ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट वीडियो में करते हैं अपन, ठीक है। कंटिन्यू रहिएगा, डेली आपके पास हम वीडियो पहुंचा करेंगे, और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको बहुत ही कंसेप्चुअल और बहुत ही प्यारी केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ। एक्चुअली जो सो कॉल्ड अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, उसमें सिलेबस का काफ़ी ज़्यादा प्रेशर रहता है कि बहुत ही कम टाइम इंटरवल होता है सिलेबस को कराने के लिए, बहुत सारी चीज़ें कराने की कोशिश करते हैं, तो सब गौच पहुँच हो जाता है। बट नाउ आई एम फ्री, और मैं चाहूँगा कि आपको बहुत ही प्यारी तरीके से, बहुत ही स्लोली, हर चीज़ को अच्छे से समझाते हुए, हर चीज़ को अच्छे से रेवरेट करते हुए डेप्थ में जाके अपन पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा टाइप के क्वेश्चंस करें। और आपको मैं बता दूं कि मेरी टीचिंग स्टाइल जो है वो मतलब इस प्रकार से मैं कोशिश करता हूं कि बच्चा क्वेश्चन खुद करे, क्वेश्चन ओरिएंटेड है कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। हम कंसेप्ट भी पढ़ेंगे, उसके साथ साथ उसको एप्लीकेशन सीखना है। मेरे को आपको केवल थ्योरी नहीं करानी है, क्योंकि थ्योरी ये कोई बोर्ड एग्जाम नहीं है जिसमें आपको मेन कॉपी मिलेगी, उसमें लिख के आना है कि एक्सप्लेन दिस। इसमें आपको न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे और आपको अप्लाई करना है उनको, तो मेरे को आपको एप्लीकेशन पार्ट पे जोड़ देना है। तो मेरी जो टीचिंग मेथोडोलॉजी वो इसी चीज़ के ऊपर बेस्ड है कि हम कैसे जो पढ़ाई थ्योरी है उसको अप्लाई करें। तो क्वेश्चंस करने के लिए 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है कि आपको सबसे पहले थ्योरी बिल्कुल क्लियर कट आनी चाहिए, बहुत ही उसकी डेप्थ से नॉलेज होनी चाहिए, और साथ साथ उसके एप्लीकेशन की प्रैक्टिस आपको आनी चाहिए। तो डोंट वरी, ट्रस्ट मी, अपन बहुत अच्छा करने वाले। ओके, बाय, टेक केयर, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।